नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 मई है और 19 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। साथ में इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। तो प्रतिवर्ष लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए किसके बारे में? तो जो संग्रहालय में रखी वस्तुएं होती हैं वे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों की सांस्कृतिक धरोहर हैं, इसी के बारे में और उन्हीं के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और यह मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ICOM यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ICOM का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अकोसी जी। तो आपको इसका मुख्यालय मुख्य तौर पर याद रखना है। साथ में इम्पोर्टेंट डे क्वेश्चन की बात आई है, तो मई के और इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। फिर आया था 7 मई। 7 मई में मनाई गई थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती। इसके बाद में विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। फिर इसके बाद में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज हैं मई के। और शायद मैंने 8 मई छोड़ दिया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट डेज हैं। साथ में कुछ और डेज हैं, जैसे 5 मई को अस्थमा दिवस, वो तो मैंने कवर कर लिया था। जैसे 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस है। इसके बाद में 17 मई को ये 2 इम्पोर्टेंट डे बनाए जाते हैं, जैसे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व दूरसंचार दिवस एवं सामाजिक सूचना दिवस, ये 17 मई को मनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डे बता रहा हूँ, वो कौन कौन से हैं? 1 मई वाला जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसके बाद में 8 मई को जो विश्व रेड क्रॉस दिवस और 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती, और इसके बाद में 12 मई को नर्स दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ये चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में हुए चुनाव में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन्होंने करीबी अंतर से बेनी गैंट्ज को हराकर, करीबी अंतर से, और ये विवादास्पद भी है, तो इन्होंने इनको हराकर गठबंधन की सरकार बनाई है। तो अभी रेवन रिवलिन ने इन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है। ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं, रेवन रिवलिन। तो अभी इजराइल के प्रधानमंत्री एक बार 5वीं बार फिर से कौन बन गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल पे मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल इजराइल की। हमारा अगला प्रश्न, ओपेक संगठन में ईरान के प्रतिनिधि हुसैन कजमपोर का निधन हो गया है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो वियना, यहाँ पे ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक जो तेल निर्यातक देश हैं उनका एक संगठन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना में। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक का फुल फॉर्म है। और यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? तेल निर्यातक देशों का संगठन। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है जो इसके उत्पादक देश हैं, कच्चे तेल के उत्पादक देश हैं, उनके लिए कच्चे तेल की कीमत उचित बनी रहे और वह कीमत स्थिर बनी रहे। साथ में उनका यह भी उद्देश्य है कि जो उपभोक्ता वाले देश हैं, जो तेल उपभोक्ता देश हैं, उन्हें पेट्रोलियम की एक कुशल, किफ़ायती और नियमित आपूर्ति होती रहे, जिससे उनके उद्योग एवं फैक्ट्रियां बराबर चलती रहें। यही ओपेक का उद्देश्य है। तो ओपेक के जो सदस्य और संस्थापक देश हैं, सदस्य देश तो टोटल हैं 14, तो आपको ये टोटल देश भी याद रखने हैं 14 हैं, लेकिन इसकी संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन्होंने इसकी स्थापना इराक में की थी 1960 में, इसलिए ये संस्थापक देश कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्योंकि इन देशों में तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वैसे तो और भी देश हैं, रूस, लेकिन इन 5 देशों में अत्यधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन होता है।
इन्होंने इसीलिए 1960 में ओपेक की स्थापना की थी। तो ओपेक से जुड़ी मैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता देता हूँ जो हमने हाल ही में कवर नहीं की थी, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले अभी कुछ 1-2 साल पहले उसकी कीमत 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में वह कीमत कितने पर आ गई है, तो 30 से 33 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत आ गई है। तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 2018 में ओपेक और तेल निर्यातक देशों के बीच समझौता हुआ था, किसके ऊपर, जो कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की बाजार में कमी होगी तो उसकी कीमत में क्या होगी, वृद्धि। तो इसीलिए इनके बीच समझौता हुआ था कि कच्चे तेल की एक नियत मात्रा ही बाजार में लाई जाएगी, लेकिन रूस इससे पलट गया और उसने कच्चे तेल और उसकी तय मात्रा से ज़्यादा रूस ने कच्चे तेल का उत्पादन किया। तो इसीलिए फिर सऊदी अरब है वो नाराज़ हो गया, जो ओपेक का एक सदस्य है सऊदी अरब, वो रूस के इस डिसीजन से नाराज़ हो गया और सऊदी अरब ने बहुत अधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन किया और उसका निर्यात किया। पहले सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा उत्पादन किया, तो जिससे क्या हुआ कि जो कच्चे तेल की कीमत है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो सऊदी अरब और रूस के बीच जो बैर चल रहा है उसी को मतलब ख़त्म करने के लिए, मतभेदों को ख़त्म करने के लिए ओपेक और रूस के बीच बैठक आयोजित होनी थी, लेकिन अभी इसे अप्रैल में आयोजित होनी थी, इसे अभी कैंसिल कर दिया है जो कोरोना वायरस के कारण। इसे अगले हफ्ते तक होने की आशा है, अगले हफ्ते तक इसे आयोजित किया जा सकता है रूस और ओपेक के बीच बैठक को। हमारा अगला प्रश्न है जे एंड के बैंक के नए एमडी कौन बन गए हैं। तो अभी जुबैर इकबाल जी जे एंड के बैंक के नए एमडी बन गए हैं, यानी इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। ये पहले जो एचडीएफसी बैंक है उसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे, कौन, जुबैर इकबाल। इन्हें वर्तमान में जे एंड के बैंक का एमडी बनाया गया है। तो अभी आरबीआई की गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की थी कि प्रत्येक बैंक अपना एमडी अलग व्यक्ति को बनाए और अध्यक्ष अलग व्यक्ति को बनाए, जिससे बैंकों का परिचालन अच्छी तरह किया जा सके। इसी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जे एंड के बैंक ने अपना नया एमडी जुबैर इकबाल को बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनडीएमए के द्वारा डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित किया गया है। वर्तमान में एनडीएमए के अध्यक्ष कौन हैं। तो एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एकेडमी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जी के पास प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रालय भी होते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का जो मंत्रालय है वो अभी तो हाल ही में अलग से दिया जाने लगा है, लेकिन पहले ये प्रधानमंत्री के पास हुआ करता था। तो अभी एनडीएमए यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मंत्रालय है वो किसके पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास। तो एनडीएमए का उद्देश्य क्या है, जो प्रवासी आ रहे हैं, जो अपने घर जा रहे हैं वापस पैदल चल के या अन्य किसी साधन से, उनके आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्र करने और अन्य राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 400 करोड़ की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है, कौन सी, DTIS। तो अभी आपको बताना है DTIS में एस का फुल फॉर्म क्या है, तो एस का क्या मतलब है। तो ऐसे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं या इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं उनके फुल फॉर्म हमें याद रखनी हैं। तो अभी जो DTIS है उसमें एस का फुल फॉर्म क्या है, उसमें एस का फुल फॉर्म है स्कीम। आप पूरा फुल फॉर्म ही देख लीजिए, DTIS का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो एस सभी का फुल फॉर्म याद रखना है, तो किसी
किसी भी योजना या परियोजना में किसी एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अभी वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। इस प्रकार हमारे आज के प्रश्न समाप्त हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो श्रीलंका के जो दिग्गज कैप्टन एवं विकेट कीपर थे पूर्व, वो कुमार संगकारा थे और इन्हीं को मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है। और हमारा आज का प्रश्न है, भारत द्वारा 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट में आपको बताना है इसका सही आंसर। इस प्रकार हमारा आज के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें।